गुड मॉर्निंग सर एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। सर गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत ही बढ़िया सर। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे। तो हम लोग अभी यूट्यूब पे भी लाइव हो चुके हैं क्या? यस सर। राइट सर। अरे वाह वाह। आज तो यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों से मिलना हो जाएगा इसी बहाने हैं। यस सर। तो गुड न्यूज़ ये है कि डबल पीवी स्कीम भी आ गई है ओह। आपके पास। आज मैसेज भेज रहा हूँ मैं सबको। बहुत Sweet। बढ़िया। सर तो आप ना ऐसे मीटिंग करते रहा हो, आप जब भी आते हो ना खुशखबरी लेके आते हो बहुत सारी। आप बस ऐसे आ जाया करो जूम पे। यूट्यूब पे। सर आपकी मीटिंग होती है तो पता चलता है खुशखबरी लेके आ रहे हैं आप। मैं हमारे सेंटा इसीलिए क्लॉस है सर। मैं इसीलिए इस मीटिंग सही टाइम पे करता हूँ ना, मुझे पता है कि कोई न्यूज़ के साथ ही आऊंगा। तो 19 से लेकर करीब आपका 27 तारीख तक डबल पीवी ऑफर आ गया है। सबको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अपने बिजनेस को डबल करने का सबसे अच्छा मौका है। वेस्टिज हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स सारे के सारे इंक्लूड हैं। आयुष शांति के प्रोडक्ट इंक्लूड हैं। वेस्लिम रेंज इंक्लूड है। वेस्लिम सॉरी शार्प एयर प्यूरिफायर इंक्लूड है। तो आपके पास मौका है, इन प्रोडक्ट को बाय करके डबल पीवी ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। और ये तारीख है 27 दिसंबर तक। कल से स्टार्ट होगा और 27 दिसंबर तक चलेगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि बिजनेस में एक अच्छा खासा जंप हो जाएगा। क्योंकि अभी तो 3 4 ऑफर क्लब हो जाएंगे। एक तो कंपनी का जो ऑफर चल रहा है ऑलरेडी 3,000 पीवी का, करेक्ट। वो एक बहुत बड़ा ऑफर चल ही रहा है V20। उसके बाद हमारा ऑफर चल रहा है एलओबी कन्वेंशन का, जिसमें लेफ्ट में एक राइट में क्वालिफाई कराने पे आप ऑटोमेटिकली फ्री हो जाते हैं। तीसरा ऑफर चल रहा है फ्री डायरेक्ट पे वॉच वाला है ना। और फोर्थ वन ये डबल पीवी आ गया। ग्रेट यार। तो बहुत अच्छा लगता है कि एक एथिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब आप काम करते हैं तो आप एक लंबे विजन के साथ काम कर सकते हैं। और मैं आज दिन में भी किसी व्यक्ति से बात कर रहा था कि मैंने कहा जो हाँ बाइंग करता है हमारे यहाँ सामान, चाहे वो 1,000 रुपए की लेता हो, चाहे 500 रुपए की लेता हो, या 1,500 रुपए का प्रोडक्ट भी कोई बाय करता हो, तो कितनी अच्छी चीज़ ये है कि उसको हम 30 दिन की मनी बैक गारंटी देते हैं। मतलब मुझे लगता नहीं कि किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में शायद कभी, नॉर्मली अगर आप परचून की दुकान से कोई सामान खरीद लें तो टूथपेस्ट अगर आपको पसंद ना आया तो आप वापस नहीं कर सकते। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अगर आपको हमारा टूथपेस्ट पसंद नहीं आया तो आप वापस करके पैसा ले जा सकते हैं। आपको कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद भी पसंद ना आए तो आप वापस करके पैसा ले जा सकते हैं, है ना। तो ये कितनी गजब चीज है यार कि आप अगर 1,000 रुपया दे रहे हैं या 1,500 रुपया या 2,000, इतना ही आदमी सामान खरीदता है घर के लिए। एक एथिकल कंपनी की कहानी कितनी अच्छी है कि जो आप सामान वैसे ही बाजार से खरीद रहे थे, वो सेम टू सेम खरीद रहे हैं और कम भाव में खरीद रहे हैं। एमआरपी पे नहीं, डीलर प्राइस पे खरीदते हैं। और उसके ऊपर डीलर प्राइस के ऊपर भी 4 महीने के बाद कंसिस्टेंसी ऑफर मिल जाता है, करीबन 20% और वापस आ जाता है। तो मुझे लगता है यार कि ये बहुत ही एक, इसीलिए शायद हम लोग अपने 20वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं, 20th ईयर। आप सबको बहुत बहुत बधाई भी हो, क्योंकि 2 जून को हम लोग अपना 20वीं सालगिरह मना रहे हैं इस कंपनी की। और 20 साल अगर कोई कंपनी क्या कहते हैं मार्केट में गुजारती है डायरेक्ट सेलिंग की, और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में तो आपको पता ही है, इतने मीम बनते हैं आजकल, है ना। और पता नहीं क्या क्या लोग बनाते हैं। अच्छा है, क्रिएटिव लोग हैं, कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, ये भी बढ़िया है, चलता रहना चाहिए शोगल मेला। लेकिन उसके बावजूद कोई कंपनी उसी कीचड़ में रहकर कमल की तरह खिल जाए, ये कितनी अच्छी चीज है। तो 20 साल किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को हुए, और जिसने सिर्फ 20 साल नहीं गुजारे, सक्सेसफुली 20 साल गुजारे, जो आज 9 कंट्रीज में ऑपरेट कर जाए, अपने आप में छोटी चीज नहीं होती। क्योंकि सबका टाइम अलग अलग है। एक ही टाइम पे पे आउट डिस्ट्रीब्यूट करना, अलग अलग करेंसी को कन्वर्ट करना, ये पीछे का मैकेनिज्म आसान नहीं होता। हमको लगता बड़ा आसान है कि फिलीपींस में भी पे आउट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बांग्लादेश नेपाल में भी हो रहा है ना, दुबई में भी हो रहा है।
रियल टाइम पे शॉपिंग हो रही है, रियल टाइम पे आपको ऐप के ऊपर सब दिखाई दे रहा है, सामान आपके मतलब का है, और क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, पसंद नहीं आया तो वापस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, मुझे सबसे अच्छा लगता है कि ज्वाइनिंग फ्री है, यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी। आपको वेस्टेज को ज्वाइन करने के लिए पैसा ही नहीं देना है। आप सिर्फ आए, अपने घर का सामान खरीदते रहें, बस इतना ही बहुत है। और एक एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की यही परिभाषाएं हैं। एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की सबसे बड़ी परिभाषा ये है, मैं डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर तो ज़्यादा नहीं बात करना चाहता, लेकिन फिर भी चलो, कि सबसे बड़ी डेफिनेशन ये है कि वो सामान जो आप बिना बिजनेस प्लान के भी खरीद सकें, उसको बोलते हैं एक एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। कि अगर इसमें से बिजनेस प्लान हटा दिया जाए, तब भी क्या इस सामान की आपको ज़रूरत है? तो जवाब आएगा बिल्कुल हाँ। फोर्सफुल सेलिंग नहीं होनी चाहिए। इस सामान की ज़रूरत सिर्फ प्लान के लिए नहीं हो, सपने पूरे करने के लिए ना हो, ये सामान तो वैसे भी चाहिए। आपको बालों में तेल वैसे भी लगाना है, साबुन से वैसे ही नहाना है, टूथपेस्ट ब्रश आपको वैसे ही चाहिए। यानी ये जो प्रोडक्ट हम लोग सेल कर रहे हैं बाजार के अंदर, ये कोई डिमांड क्रिएट करके नहीं सेल कर रहे, ये ऑलरेडी डिमांड इसका क्रिएटेड है। हम तो उसको प्लान भी दे रहे हैं कि यहां से नहीं खरीद के यहां से खरीद सकते हैं, तो ये ऑफर्स आपको मिल सकते हैं। तो बहुत बहुत बधाई आप सबको कि डबल पीवी की। तो आज का जो सेशन है, मैं चाहता था थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन हो, ताकि जो हमारे लोग बाग अलग अलग हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं इससे पहले आगे बोलूं, मुझे कुछ याद आ गया, सोचा आपको बता दूं। पहले तो 10 तारीख और 17 तारीख को तहलका मचाने के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। जो 10 दिसंबर और 17 दिसंबर को आप लोगों ने किया है ना, और जो माहौल आपने बनाना शुरू कर दिया है, और कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं। आप मेरी बुद्धि, देखो मैं क्या बोलते हैं, कैसा भी व्यक्ति हूं, लेकिन मुझे डायरेक्ट सेलिंग की समझ ठीक है। मैं इतना तो, मतलब मेरे जो लोग मुझे पसंद नहीं करते, वो भी ये समझते होंगे कि इसको डायरेक्ट सेलिंग की तो समझ है ही है ना। कि और किसी चीज़ की समझ मुझे हो कि ना हो, लेकिन मुझे डायरेक्ट सेलिंग की ठीक ठाक समझ है। तो मैं अपनी डायरेक्ट सेलिंग की 21-22 साल की समझ से एक बात बता रहा हूं आपको, कि ये वो चाबी है जिसकी तलाश आप कर रहे थे। ये वो चाबी है जिसकी तलाश थी। और कभी कभी कहते हैं ना, प्रॉब्लम का ना पता होना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। कि आप ये फाइंड आउट ही नहीं कर पाते कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम पता चल जाए फिर तो सोल्यूशन कोई भी दे ही सकता है, उसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। कभी कभी कहते हैं ना, मरीज की प्रॉब्लम डायग्नोज ही नहीं होती और अंत समय आ जाता है। तो सबसे अच्छी बात है कि ये जो आप लोगों ने स्टार्ट किया है 10 तारीख और 17 तारीख को जो किया है, और 24 को आप फिर से करने वाले हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति लेके आ रहा है। लोगों के मन में बड़ा गजब का विश्वास है, लोगों के मन में बहुत ही कॉन्फिडेंस है, और उनको एक अलग तरह का विजन दिखने लग गया है पिछले सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर। नई लीडरशिप निकल के आ रही है, मेरे पास फोन आ रहे हैं, मेल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं हमारे ऑफिस के अंदर। आज मुझे ऑफिस के मेरे लड़का बता रहा था कि वो लोग कॉल कर करके बता रहे हैं कि सर, हम भी इवेंट कर रहे हैं, हमारा भी नाम उस पोस्टर में ऐड कर दीजिए आप। हमारे इवेंट में कोई 40 लोग आ रहे हैं, कोई 50 लोग आ रहे हैं। आप विश्वास करिए कि ये ऐसा मुझे लग रहा है कि जनवरी में जब आप करने वाले हैं ना, तो ये 50 से ऊपर चला जाएगा, जिस हिसाब से फोन कॉल आ रहे हैं मेरे पास और मैसेज आ रहे हैं कि आप हमारा भी उसमें ऐड करिए, पोस्टर में नाम ऐड करिए, स्केड्यूल में नाम ऐड करिए। और स्टार डायरेक्टर से ऊपर के लेवल के लोग कॉल कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई नीचे का व्यक्ति, कोई ब्रॉन्ज है ऐसा व्यक्ति कॉल कर रहा है। तो लोग तो कर ही रहे थे, हमने इसको ऑर्गेनाइज कर दिया बस थोड़ा सा। और मैं इसको भी और ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, इसको एक ज़बरदस्त तरीके से गूगल फॉर्म बना के, कि व्यक्ति खुद ही सबमिट कर देगा हमारे पास डिटेल्स। और उसका एक सिस्टम से मैं डेवलप कर रहा हूँ, अगले 7 से 8 दिन के अंदर वो सिस्टम भी डेवलप हो जाएगा। कि आपको सब मालूम चल जाएगा कि कौन व्यक्ति कहाँ पर क्या कर रहा है, कितने बजे कर रहा है और क्या हो रहा है। वो डेटा आपके पास रियल टाइम रहा करेगा। मैं आपको 4 से 5 दिन के अंदर इसकी एक बढ़िया जानकारी दूंगा। खैर, मैं तो बोलता रहूंगा, तो चलते बोलता ही रहूंगा। मैं चाहता हूं कि आज ये Q&A चले, ज़्यादा अच्छा है कि आपके मन में अगर डायरेक्ट सेलिंग को लेकर कोई सवाल है, आपकी टीम आपके साथ इंटरेक्टिव रहती है ज़्यादा। आप फील्ड में रहते हैं, मैं तो फील्ड में नहीं रहता अभी इतना। लेकिन मैं वो क्या कहते हैं, लक्ष्य फिल्म का अमरीश पुरी हूँ, और सॉरी ओम पुरी हूँ। लक्ष्य फिल्म में होता है ना एक ओम पुरी, जो बता देता है ऋतिक रोशन को कि पाकिस्तानी दोबारा आएगा, ध्यान रखियो, है उसको पता होता है। तो मैं वो पीछे बैठ के काम कर रहा हूँ, अभी फील्ड में तो ऋतिक रोशन ही जा रहा है। लेकिन मैं पीछे से आपको बता दूंगा कि वो पलट के आएगा। खैर,
तो मैं आपसे चाहता हूं कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, आप बाजार में उतर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग को समझ रहे हैं, आपका पूरा का पूरा भविष्य आगे है, करियर लगा है, और आपको बड़े सारे लोग फॉलो भी करते हैं यार, आप ही लोग हैं जिसको पूरी की पूरी टीम फॉलो करती है। कोई भी सवाल, आज मैं बिल्कुल मूड में हूं आपके सवालों का सही जवाब देने के लिए। आपकी टीम से रिलेटेड, डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड, आपकी लाइव से रिलेटेड, आज ये सेशन एब्सोल्युटली फ्री है। आप कुछ भी पूछना चाहें मुझसे पूछ सकते हैं, और ताकि आपके लोगों को आंसर मिल जाए। दागो। क्या पूछे सर? हम तो आप बताते रहते हैं समय पे सब कुछ तो। सर नहीं, हाँ आप कपिल बताओ। शर्मा एक्चुअल में करके, आप कपिल शर्मा करके कर सकते हैं ना लोगों के सवाल। अच्छा फिर ठीक है, ये वो कर जानना चाहते देंगे। हैं। सर मेरे मन में एक सवाल है। हाँ। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि लोगों को ये बात पता भी है कि जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग सर जो छोटे मोटे मतलब लीडर वो अच्छा हैं, जिन्होंने ऑलरेडी इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छा समय बिताया है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम भी किया है सर। उनको पता है कि वो जहाँ है वो ठीक नहीं है, वो आज नहीं तो कल वहां पर वो गाड़ी पलटेगी ही। और बहुत सारे लोगों को भी एक विजन के साथ जोड़ते हैं कि नहीं देखना, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक दिन ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, सपने पूरे होंगे, घर गाड़ियां ट्रिप सब होगा। और बहुत उम्मीद और होप के साथ लोगों को ज्वाइन करवाते हैं सर, और जुड़ते भी हैं, क्योंकि नए लोगों को कुछ पता नहीं होता इस इंडस्ट्री के बारे में। जो बताते हैं उनके लिए वही बेटर लगता है, आ भी जाते हैं। और सर वो कुछ दिनों के बाद फिर वही बात है कि गाड़ी पलट दी जाती है। सवाल सवाल क्या है विनायक? सवाल यही है सर कि लोगों को पता भी है कि ये इंडस्ट्री बहुत अच्छा है, लेकिन मैं जहां पे हूं वो ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी सर वो, उनको पता है कि बेहतर कंपनी ये है, तो वहां पर जाने के लिए वो आज भी डिसीजन क्यों नहीं ले पाते? या फिर डिसीजन लेते हैं तो फिर चले जाते हैं, और फिर उनको वो रिग्रेट होता है। उनको सब कुछ पता होता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सर ये आज इस की तरीके से क्यों आज होता की है? कुछ आज की कुछ फोटोग्राफ आई हैं शायद, इसलिए आप बोल रहे हैं। नहीं नहीं सर, ये मतलब बाजार फोटोग्राफ, एक्चुअली मेरी बाजार शुरुआत बहुत वहीं गर्म से है हुई सर। थी सर। मेरे को वो बड़ा पीड़ा लगा जब मैंने देखा, तो मेरी टीम के अंदर सबसे पहली जो सेंध लगी वहीं से लगी थी। तो वही मैं कि सोच कुछ रहा था लोग वही। कुछ लोग वेस्टर्न को छोड़ के चले गए थे, उन्होंने अपना कंपनी खोल लिया था, विनफिनित करके कंपनी खोली थी उन्होंने। राइट अभी तो राइट सर। नाम लेके बोल देता हूँ। तो विनफिनित करके कंपनी खोल दी थी, और दुनिया के लोगों को सपना टाइप कुछ दिखाया था। अभी वो लौट के वापस आ गए अपने जहाँ से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी थी, क्योंकि उनको मालूम चल गया कि डायरेक्ट सेलिंग अगर करनी है तो इससे बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। देखो विनायक, दो बातें होती हैं। आदमी दो तरीके से सीखता और समझता है। जब मैं वेस्टेज का हिस्सा बना 4 4.25 साल पहले, तो मेरे पास दो ऑप्शन थी कि मैं अपना कंपनी खोल लूँ डायरेक्ट सेलिंग का। मेरे पास एक्सपीरियंस भी था, पैसा भी था, है ना, और लोग भी थे। तीनों चीज़ें थी। देखो, ये तीनों डेडली कॉम्बिनेशन भी बहुत कम मिलता है, या तो लोग नहीं होते, या पैसा नहीं होता, या टाइम ऐसा होता है ना। तो मेरे पास वो तीनों चीज़ें थी करने के लिए, पैसा था, लोग थे, समझ थी डायरेक्ट सेलिंग की, और लोगों का ट्रस्ट भी था कि, लेकिन मैंने नहीं किया। ठीक है। आदमी जहां भी पहुंचता है वो अपने डिसीजन के कारण ही पहुंचता है। ठीक। तो दो तरीके से आदमी सीखता है। मैं वापस उसी बात पे आता हूं। एक खुद की गलती से, एक दूसरे की गलती से। इस दुनिया में समझदार किसको बोला जाता है? जो खुद की गलती करके सीखे, या कोई दूसरा गलती कर रहा है उससे सीख ले। दूसरे की गलती से सर। दूसरों की गलतियों से।
देखो, अगर फिर तो मैं ठीक है सर। तो मैं दूसरा वाला व्यक्ति हूं। मैं प्रयास करता हूं कि मेरे से गलती ना हो। बाकी इंसान है, हो जाती हैं गलतियां, ऐसा नहीं कि नहीं होती। लेकिन 99% मैं श्योर रहता हूं कि मैं जानबूझ के कोई ऐसी गलती ना करूं, क्योंकि मैं देख लेता हूं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या गलतियां करी, मुझे नहीं करनी है। तो जो लोग ऐसा करते हैं ना विनायक, वो दूसरी तरह के लोग हैं। वो खुद की गलती से सीखना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैं जब तक खुद जहर को चखूंगा नहीं, बताऊंगा नहीं कि कैसा होता है इसका स्वाद। लेकिन मैं ऐसा कहता हूं कि भैया, जहर का स्वाद बताने के लिए खुद चखने की जरूरत नहीं है। जिसने चखा है, एक बार देख लो अंजाम क्या हुआ है। तो दो तरीके हैं जहर का स्वाद पता करने के कि कैसा होता है। या तो खुद चख लो, तो मालूम चल जाएगा कैसा होता है। या जिसने चखा है उसका हाल देख लो। तो मैं थोड़ा सा डरपोक आदमी हूं, मैं खुद नहीं चखता। मैं देख लेता हूँ कि जिसने खोली थी उनका क्या हाल हुआ है, तो मैंने नहीं खोली। ठीक है। तो आप अपनी गलती से मत सीखो, उम्र छोटी पड़ेगी जिंदगी में कुछ करने के लिए। आप देखो दुनिया ने जो गलतियां करी, आप उससे लर्निंग लो। बाजार ऑब्जर्व करने के लिए होता है। ऑब्जर्व करो कि जो लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के गए, उनमें से कितने लोगों ने तरक्की करी, कितने लोगों ने ग्रो किया पिछले कुछ सालों के अंदर। आपके सामने डेटा आ जाएगा, और डेटे को आप कैसे रिजेक्ट कर सकते हो। ठीक, तो मेरा जवाब ये है कि कुछ लोग रहते हैं जो खुद की गलती से ही सीखना चाहते हैं, तो अब कुछ नहीं कर सकते। तो कुछ लोग तो वापस लौट आते हैं, उनमें ईगो नहीं होती, या मैं ऐसा बोलता हूँ कि उनके पास कोई विकल्प भी नहीं होता। लेकिन बहुत सारे लोगों को वो खराब कर देते हैं इस दौरान। यही कारण है कि डायरेक्ट सेलिंग में मेरे जैसा व्यक्ति को 21-22 साल गुजारने के बाद मैंने जो कोशिश की, डायरेक्ट सेलिंग का नाम अच्छा हो, एक डायरेक्ट सेलिंग को लोग इज्जत की नज़र से देखें। और मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास भी किया डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को एक अलग लेवल पे ले जाने के लिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसा बीच बीच में आते हैं जो भट्टा लगाते हैं हमको। लेकिन क्या करें, हमको इन्हीं के बीच में रह के काम करना है ना, कमल कीचड़ के बीच में ही खिलता है। उनको उनका काम करने देते हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें दिल से पता है कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं, वो 100% एक नंबर का एथिकल और लीगल बिजनेस है। और वो अगले 20 साल भी चलने वाला है। यस सर। विनीत और बताओ। जी सर। सर थैंक यू सो वेरी मच सर। और अच्छा लग रहा है ऐसा लाइव इंटरेक्शन करके। सो सर मेरा सवाल बेसिकली ये है कि सर जो यूट्यूब पर बड़े बड़े स्पीकर, बड़े बड़े मतलब यूट्यूबर, और कुछ कंट्रोवर्सी भी चल रही है उस विषय में भी, और भी कोई भी आता है जिसका सब्सक्राइबर्स रेट बड़ा होता है या अपने फील्ड का वो मास्टर होता है, और डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग विषय में कुछ भी कह जाते हैं, और जिस चक्कर में हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स आते हैं और उनकी भावनाओं में बह जाते हैं। तो उस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे और कैसे अपने आप को बचा के रखें इन चीज़ों से? देखो यार, मान लेते हैं किसी ने 1 महीना डायरेक्ट सेलिंग किया है। ठीक, किसी ने 2 महीना किया है, किसी ने 6 महीना किया है, और किसी ने 20 साल किया है। कॉमन सेंस ये है कि ज्यादा समझ किसको होगी। 20 साल वाले। ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि कोई टीचर ने किसी स्कूल में 1 महीना पढ़ाया है, और कोई टीचर उसी स्कूल में 20 साल से पढ़ा रहा है, और खाली पढ़ा नहीं रहा, ग्रो भी कर रहा है। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन से टीचर से पढ़ना पसंद है। हो सकता है जो टीचर पहले ही महीने पढ़ा रहा हो, उसके पास पैसा भी ज्यादा हो, वो बड़ी गाड़ी से भी आता हो, ये भी हो सकता है। और जो टीचर 20 साल से पढ़ा रहा है, उसके पास गाड़ी छोटी हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है ना। लेकिन आप किसकी समझ पे यकीन करेंगे? एक डॉक्टर जो पहला ऑपरेशन कर रहा है, और एक डॉक्टर जो हजारवां ऑपरेशन कर रहा है, आप अपना मरीज किसके हाथ में देना पसंद करेंगे? जो पहला ऑपरेशन कर रहा है वो लाख बोले मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, मेरी बात मान लो, मेरे सब्सक्राइबर ज्यादा हैं, मैं कर दूंगा ऑपरेशन। आप नहीं कराएंगे, आप उस डॉक्टर से करा लेंगे जिसका एक भी सब्सक्राइबर नहीं होगा, क्योंकि उसको तजुर्बा है। और वो डायरेक्ट सेलिंग आज भी कर रहा है। मैंने डायरेक्ट सेलिंग छोड़ी नहीं है अभी भी। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग छोड़ के कोई लाइफ कोच बन गया हूं और लोगों को जिंदगी की कोचिंग देता फिर रहा हूं। ठीक है, मेरा लाइफ कोच कॉरपोरेट का काम डायरेक्ट सेलिंग के साथ चलता है, डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ के नहीं चलता। मैं आज भी अपना वक्त आप लोगों के साथ बिताता हूं।
मैं आज भी डायरेक्ट सेलिंग के प्रोग्राम करता हूं और आज भी वेस्टेज के बारे में बात करता हूं लोगों से, और आज भी यही कहता हूं जो मैं 20 साल से कहता आ रहा हूं, उससे ज्यादा पाक साफ बिजनेस इस पूरी दुनिया में नहीं है। बाकी अच्छे और बुरे लोग हर जगह ही होते हैं, और जो लोग एक ही चश्मे से देखना चाहते हैं, मैं उनको सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूं मेरे भाई कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, हमेशा दूसरे पहलू की तरफ भी ध्यान रखें। लेकिन होता क्या है, आदमी के अंदर जैसे विचार पनप रहे होते हैं उसको चीजें वैसी ही नजर आती होती हैं। ठीक, कोई नया व्यक्ति अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के बारे में उसको दोनों तरफ से दोनों पक्ष सुनाएंगे तो वो समझ में आएगा। जब आप एक ही पक्ष सुनकर देखो, जज क्या करता है, जज यही करता है ना, दोनों पक्ष सुनता है, जज फैसला तो नहीं देते ना, जज दोनों पक्ष को सुनते हैं फिर जाके फैसला देते हैं। लेकिन जो आदमी जज ही नहीं है ना, वो 99% एक ही फैसला करता है। देखो रावण मरा क्यों? रावण इसीलिए मरा, उसने सिर्फ शूर्पणखा की बात सुनी। शूर्पणखा भागते भागते रावण के पास आई ना, भैया मेरी नाक काट दी, मेरी नाक काट दी, मेरी नाक काट दी, मेरी नाक काट दी, और उसने अपना विधवा विलाप शुरू कर दिया। तो रावण ने क्या किया? रावण ने उसकी बात मान ली, लेकिन रावण ने दूसरे पक्ष की बात कहां सुनी? रावण से पूछ सकता था ना कि बहना तू करने क्या गई थी वहां पे, तेरी नाक क्यों कटी, वहां पर क्या हुआ? चलो मैं एक बार राम से बात कर लेता हूं, उसका पक्ष भी जान लेता हूं। रावण ने तो ऐसा नहीं किया। रावण ने शूर्पणखा की बात मान ली और चला गया मामा मारीच के पास कि मामा आ जाओ, हिरण बनते हैं। तो हिरण, उसका हिरण बना ही दिया उसने। उसकी भी आईडी लगा दी सर। हाँ, तो उसको तीर राम ने ऐसा मारा कि बता भी नहीं सकता कि मारा किस जगह पे था। तो कहानी बड़ी दिलचस्प है वीरेंद्र, कि हमेशा आप वन साइडेड स्टोरी को फॉलो अगर करते हैं तो ये बताता है कि आप इमैच्योर व्यक्ति हैं। और देखो, जो दूसरा पक्ष सुनने के बाद आप डिसाइड करिए। इसलिए कहते हैं जज का काम बड़ा मुश्किल होता है। जैसे एक मूवी आई थी जॉली एलएलबी है, उसमें जज कहता है कि इस कुर्सी पे बैठ के देखो, स्टंटिंग ना हो जाए तो पता चल जाएगा। बोलता है ना वो, कह रहा है इस कुर्सी पे एक बार आके बैठो, तुम्हारे यहाँ 2-3 स्टंट लग जाएंगे। कितना मुश्किल है इस कुर्सी पे बैठ के डिसाइड करना कौन सही है कोई गलत। पहले ही जगह डिसीजन दे देना बहुत आसान होता है। तो जो डायरेक्ट सेलिंग को महीना 2 महीने किए हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में गीता ज्ञान दे रहे हैं यार। मैं 20 साल से कर रहा हूँ, और खाली मैं नहीं कर रहा, बड़े बड़े ट्रेनर हिंदुस्तान के डायरेक्ट सेलिंग के अलग अलग कंपनी में जाके ट्रेनिंग देते आए हैं। मैं तो नाम नहीं ले सकता यहाँ पर। बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं जो अच्छे खासा पैसा जिनका जो लेते हैं, जो चार्ज करते हैं, वो हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियों में ट्रेनिंग देकर आ चुके हैं डायरेक्ट सेलिंग की। उन्होंने अपनी अपनी किताबें लिखी हैं डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। ठीक, और खाली इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में चलता है। हमको एकमात्र कंट्री नहीं है जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक ही सिक्के का पहलू देखना चाहते हैं तो फिर आप गलत हैं। आपको सिक्के के दोनों पहले, और कैसे ऐसे व्यक्ति के पास बैठ जाइए एक बार जो आपको पूरा समझा दे। आजकल आसान क्या हो गया है कि आप सोशल मीडिया पे चले जाएं और कुछ भी गड़गड़ गड़गड़ कर दें, वो उसको आप आज़ादी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि आपके किसी के कहने से किसी का लाइफ भी इम्पैक्ट होता है। आपको हाँ, गलत होते हैं। हम कब कह रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में लोग गलत नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। कौन सी इंडस्ट्री में नहीं होते? क्या फेक डिग्री नहीं बढ़ती हिंदुस्तान में? तो क्या सारे इंस्टीट्यूट खत्म हो गए? क्या सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट फ्रॉड हो गए? नहीं, फेक डिग्री बढ़ती है ना, बिल्कुल बढ़ती है। डॉक्टर की फेक डिग्री होती है बहुत जगह, लेकिन क्या सारे डॉक्टर करप्ट हो गए? नहीं ना। बहुत जगह टीचर ठीक से नहीं पढ़ाते, क्या टीचर कम्युनिटी खराब हो गई? नहीं ना। हर इंडस्ट्री के अंदर पॉलिटिशियन अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। क्या राजनीति खराब होगी? आप वोट देने नहीं जाते? भाई पॉलिटिशियन के बारे में लोगों से पूछिए क्या विचार है, बोलेंगे चोर हैं। तो फिर वोट देने काहे को जाते हो भाई? क्योंकि आप पसंद करते हो कि मेरा वाला जिसको मैं वोट दे रहा हूं वो ठीक है। तो हर तरह के लोग हैं, अच्छे हैं बुरे हैं। इस दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे हैं और बुरे हैं। लेकिन आपको दिखता वही है जो आप अंदर से होते हैं। तो मैं न्यूट्रल हूं, मैं दोनों चीजें देखता हूं, और मैं किसी की बात पे जल्दी भरोसा कभी भी नहीं करता जब तक मैं दूसरे पक्ष की बात ठीक से सुन ना लूं। इतनी मैच्योरिटी भगवान ने अब तक दी है, और दुआ करता हूं आगे तक मिली रहे। और जहां तक सवाल है सोशल मीडिया पे बोलने का, तो भाई कोई बात नहीं, किसी का देखो होता क्या है ना कि कंटेंट बनाना बहुत मेहनत का काम होता है। एज अ कंटेंट क्रिएटर, जो लोग मैं हूं, या मेरे ऐसे और बहुत सारे लोग जो यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हैं ना,
सनसनी बनाना आसान होता है, कंटेंट बना के ट्रेनिंग डिलीवर करना बहुत मुश्किल काम होता है जब आप बुक्स पढ़ते हैं प्रॉपर, है ना। अब प्रॉब्लम क्या है ना, अगर मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं बताऊं कि मैं वीरेंद्र जी की 7 अच्छाइयां बताने वाला हूं, उस पे व्यू ही नहीं आएगा। मैं ये बनाऊं कि मैं वीरेंद्र जी की वो 7 गंदी आदतें बताऊंगा जो किसी को नहीं पता, भाई साहब उस पे व्यू आना शुरू हो जाएंगे। ठीक, तो लोग भी सनसनी देखना पसंद करते हैं। बिग बॉस जैसे सीरियल क्यों हिट हैं? आप बिग बॉस में क्या है जो आप देखते हैं? ऐसा क्या सीखने को मिलता है लोगों को? लेकिन हिट है ना। 16वां सीजन, 17वां सीजन, 20वां सीजन, और लोग देख रहे हैं उसको। क्या सीखने को मिलता है बताओ आप मुझे? गालियां हैं, अपनी संस्कृति के खिलाफ बहुत कुछ होता है उसके अंदर, लेकिन 16 16 सीजन बन जाते हैं। देखो, दुनिया भर की एडवर्टीजमेंट मिलती है उनको, लोग पसंद करते हैं ना, इसीलिए तो। यही कारण है, क्योंकि ये चीजें आसान हो जाती हैं करनी। मैं तो कम से कम 4 घंटा बोल सकता हूँ, लेकिन समय कम है, तो उम्मीद करता हूँ इतने में ये बात समझ में आ गई होगी कि जीवन के अंदर जब भी सोचना, सिक्के के कभी कभी 2 नहीं 3 पहलू भी होते हैं। सिक्का कभी खड़ा भी होता है। मैं अपनी ट्रेनिंग में बोलता हूँ बहुत बार, एक पहलू वो होता है जो एक व्यक्ति कह रहा है, दूसरा पहलू वो होता है जो दूसरा व्यक्ति कह रहा है। कभी कभी दोनों ही गलत बोल रहे होते हैं, सच तीसरा, सच कुछ और ही होता है। ठीक है ना। लेकिन अगर कोई प्यार से ध्यान से सुने तो उसको समझ में आती हैं बातें, और समझता हर इंसान है। तो इस सर मॉर्निंग सर। सो हाँ, मच। संदीप जी तो कुछ। कोई नहीं, शिवानी जी आप पूछ लो, मैं थोड़ी नहीं देर में संदीप जी, पूछता आप पूछ आप लो सर, आप पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। हूँ। मेरा एक छोटा सवाल है सर, और मतलब लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल वही है नेटवर्किंग में, जो मुझे लगता है कि अपनी टीम में लीडर को कैसे पहचाने कि ये बंदा लीडर बनने के लायक है। बहुत आसान है। ये बहुत आसान है कि जो आप उसको प्रोसेसेस फॉलो करने के लिए दे रहे हैं वो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा हम्म। है। एग्जाम्पल, मैंने आपको डेटा दिया 3 दिन पहले, और मैंने आपको कहा कि 282 PV पे आपको ऐसा ऐसा करना है। मैंने आपको कहा कि जो लोग 100 PV से ज्वाइन किए हैं, लॉग इन किए हैं, उनके साथ ऐसा ऐसा करना है। मैंने आपको कहा कि जो लोगों का रिक्रूटमेंट नहीं हुआ किसी भी ABCD कारण से, यानी रिक्रूट हुए लेकिन उन्होंने बिलिंग नहीं किया, उनके साथ ऐसा ऐसा करना है। तो मैं अब ये देखूं कि कौन सुन रहा है, कौन कर रहा है। जो कर रहा है आपकी बातों को इम्प्लीमेंट, वो लीडर बनने के काबिल है, आपको उस पर फोकस करना चाहिए। जो सिर्फ सुन भर रहा है, वो छुटमुट लीडर ही बनेगा। 50,000 लाख रुपए कमाने वाला, वो 25 30 50 लाख रुपए कमाने वाला आदमी कभी नहीं बनेगा, क्योंकि उसके DNA में सिर्फ सुनना ही रह गया है। जो खुद ही इंप्लीमेंट नहीं करेगा, उसकी टीम उसकी बातें कैसे इंप्लीमेंट कर जाएगी? ये खोखले लोग हैं, ये खोखले लीडर होते हैं। कोई भी हो, किसी भी लेवल पे हो, अगर वो अपलाइन की बात इंप्लीमेंट ही नहीं कर रहा है और वो उम्मीद कर रहा है कि उसकी जिंदगी बदल जाएगी, तो वो गलत फहमी में है। डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा नहीं होता, फिर उसको कोई और काम तलाशना चाहिए जहां पर सिर्फ सुन के पैसा आता हो। यहां सुन के नहीं, इंप्लीमेंट करके पैसा आता है। यही कारण है कि बाद में आए लोग आगे निकलते हैं। सवाल तो है ही नहीं ना कि आप 20 साल से कर रहे हैं कि 10 साल से कर रहे हैं या 5 साल से कर रहे हैं। सवाल यह है उन 5 साल में जो कहा वो कर रहे हैं कि नहीं। हम्म। ऐसा नहीं है कि लोगों में पोटेंशियल नहीं होती, लोग सिर्फ सुनते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते। और हम तो हमेशा बोलते हैं कि यार मैं जो कह रहा हूं बस उतना ही कर लो, आपका लाइफ बदल सकता है। और मैं कोई एवरेज पे चढ़ने के लिए नहीं कहता, मैं तो बड़ी सिंपल सिंपल चीजें बताता हूँ यार। मैंने कहा जिन लोगों ने 282 PV निकाला है उनका लिस्ट आपको दे दिया है। मैंने आपसे कहा जिन लोगों ने 100 PV का बिलिंग किया है उनका लिस्ट आपको दे दिया है कि आप उनको वॉच क्वालिफाई करा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। मान लेते हैं आपके ग्रुप में किसी ने 282 PV किया पिछले महीने, ऐसे 10 लोग हैं, एग्जाम्पल देता हूँ। आपके ग्रुप में संदीप 10 लोगों ने 282 PV किया, यानी उनमें पोटेंशियल तो है ना, 8% पे चले गए वो एक ही महीने के अंदर। अगर उन 10 लोगों को आप वॉच क्वालिफाई करा दें, तो इसका मतलब आपके पास 30 नए लोग आ जाएंगे जो 100 PV से आए होंगे। हम्म। इतना आसान है यार ये। और आप वैसे देखेंगे तो हो सकता है 30 लोग पूरे हों भी ना पूरे महीने में जिन्होंने 100 PV की बिलिंग की हो। मैं एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। तो ये कितना इजी है ना कि आप फोकस करें कुछ लोगों के ऊपर और उन पे मेहनत करें। देखो, डायरेक्ट सेलिंग का बड़ा सिंपल सा असूल है कि 20% लोग 80% काम करके देंगे और 80% लोग 20% ही काम करते हैं। तो आइडेंटिफाई करिए कि कौन से 20% पे मुझे काम करना है।
ये 20% लोग आपको 80% धंधा निकाल के देंगे। और ये लिस्ट आपके सामने है ना, डेटा आपको दे दिया कि भाई आपका हीमोग्लोबिन कम है, इस पे काम कर लो, है ना, आपका प्रोटीन लेवल ये है, इस पे काम कर लो। जब तक लिस्ट आपका ब्लड टेस्ट नहीं होता तो मालूम ही नहीं चलता कि शरीर में कहाँ कहाँ क्या क्या गड़बड़ है। जब आपका डेटा आ गया तो आपको सारा कुछ पता चल गया कि आपको यहाँ करना है, यहाँ नहीं करना है। विटामिन B12 की कमी है तो सबलिंगुअल स्प्रे मार लेना है ना। तो जो आपकी बातों को इम्प्लीमेंट कर रहा हो वो लीडर बनने के लायक है, उस पर काम करना चाहिए। राइट सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर एक सवाल पूछना चाहूंगा, ये 3 फ्रंट लाइन ओपनिंग से रिलेटेड है सर, राइट। और सर ये जो कि हमें अभी एक क्राइटेरिया दिया गया था कि 3 फ्रंट लाइन विद 100 पीवी और रिस्ट वॉच हमें मतलब एज ए रिवॉर्ड मिल रहा है। तो सर इसमें एक सवाल है जो कि सेल्फ में 100 पीवी का एक क्राइटेरिया भी दिया गया है कि सेल्फ जो 100 पीवी करेगा उसके 3 फ्रंट लाइन पे उसको अचीवमेंट मिलेगा, करेक्ट है सर। जी जी लेकिन जी। सवाल यह है कि सर जैसे कि कुछ ओल्ड लीडर्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिन्होंने पहले ही 16 तारीख से पहले उन्होंने पीवी अपडेट किया हुआ है या वो 50 पीवी कर चुके हैं, करेक्ट है सर। तो क्या वो पुराने पीवी को 100 पीवी को कंसीडर किया जा सकता है इस 3 फ्रंट लाइन ओपनिंग पे? अच्छा, आप ऐसा बोल रहे हैं कि जिन्होंने पहले 50 PV का बिलिंग किया है वो करेक्ट, इस 7 दिन के अंदर रेस्ट ऑफ द 50 PV का बिलिंग कर लें और अपनी 3 डायरेक्ट लगा दें तो क्या क्वालिफाई माने जाएंगे, ऐसा करें? करेक्ट सर, और इसमें करेक्ट। फिर एक सवाल और ऐड हो जाता है गौतम, हम्म कि जिन्होंने 100 PV भी कर लिया है हम्म क्या उनको करने की जरूरत नहीं है? भाई मान लेते हैं किसी ने कंसिस्टेंसी में ऑलरेडी 100 PV कर लिया है, हम्म। क्या उनको 300 PV करके ये वॉच दिया जा सकता है, ये रिवॉर्ड दिया जा सकता है? दो क्वेश्चन ऐड हो गए ना इसमें। एक तो हम्म, जिन्होंने 50 किया है क्या वो 50 का टॉप अप करके कर लें, हाँ राइट। ठीक है, और एक जो ऑलरेडी 100 का कर चुके हैं तो क्या फिर उनको नहीं करना? सेल्फ में, सेल्फ वाला जो क्वालिफाई कर। सेल्फ की बात कर रहा हूं तो मैं आपको एक बहुत क्लीन बता देता हूं कि 100 PV का बिलिंग 25 तारीख तक सेल्फ में होना जरूरी है, चाहे वो किसी भी दिन हुआ हो, चाहे वो मल्टीपल बिलिंग में हुआ हो। पहला क्राइटेरिया। और उसके बाद वो 3 फ्रंट 100 PV करेगा तो वो क्वालिफाई है। अगर किसी ने ऑलरेडी 100 PV की कंसिस्टेंसी कर ली है तो उसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, उसको 3 फ्रंट लाइन खोल के क्वालिफाई कर सकता है। अगर किसी ने 50 PV की कंसिस्टेंसी करनी है, कर ली है, तो वो बचे हुए 50 करके नीचे की 3 डायरेक्ट लगा के क्वालिफाई कर सकता है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत क्लियरिटी हो गया है क्योंकि ये कंफ्यूजन थोड़ा सा चल रहा था दिमाग में। 100 PV की बिलिंग मस्ट है 25 तारीख तक, वो 16 से राइट, 25 हो ऐसा मैंडेटरी नहीं है। राइट सर। तक 100 PV सेल्फ बाइंग जरूरी है, चाहे वो मल्टीपल में कर रहा है चाहे वो एक बार में कर रहा ओके सर, थैंक यू है। सो मच सर, थैंक यू सर। लेकिन जो 3 डायरेक्ट है वो इसी टाइम फ्रेम में होने चाहिए। हाँ, 3 वाले का इसी 16 से 25 के बीच के टाइम जी, फ्रेम में होना बिल्कुल चाहिए, राइट बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर सर, थैंक यू सो इसमें मच। सर इसमें एक और क्वेश्चन आया था सर टीम से। सर वो बोल रहे थे कि मतलब मेरे पास ऑलरेडी फ्रंट लाइन बहुत ज़्यादा है, तो क्या अगर मैं 300 सेल्फ पीवी कर लेता हूँ और 100 पीवी जो क्राइटेरिया है वो कर लेता हूँ, तो क्या क्वालिफाई माना जाएगा? मतलब टोटल नहीं 400 नहीं पीवी नहीं टिल। नहीं विरायक, ये जो हमारा ऑफर है ना ये फ्रंट लाइन को बढ़ावा देने के लिए ही है। सेल्फ बाइंग के बढ़ावा देने के लिए है ही नहीं। सेल्फ बाइंग को बढ़ावा देने के लिए हम वो LOB कन्वेंशन के 3 महीने 4 महीने का प्रोग्राम चला ही रहे हैं। ये यस सर, बिल्कुल अलग चीज है। इसमें हम सेल्फ बाइंग को प्रमोट ना करके फ्रंट लाइन को ही प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। हमको स्ट्रेंथ बढ़ानी है, मेन पर्पस है स्ट्रेंथ बढ़े। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग शिवानी। सर वैसे तो विनायक सर ने मतलब क्वेश्चन पूरी मैं उसमें ऐड ऑन करना चाहती हूँ सर। मेरे पास अभी सवाल आ रहे थे। सर कुछ लोग जो कुछ अप्लायंस ऐसे होते हैं जो एक टाइम पे उनकी भूख खत्म हो जाती है पैसे कमाने की या फिर उनकी मेहनत करने की इच्छा कम हो जाती है सर, तो वो लोग क्या करते हैं, अब वो ब्लेम तो जब उनको छोड़ने का मन करता है, अब उनको बहुत सारे लोगों ने भगवान बोला होता है तो वो छोड़ तो पाते नहीं है। तो वो क्या करते हैं सर, या तो कंपनी पे दोष लगाते हैं या अपलाइन पे दोष लगाते हैं, फिर सिस्टम पे दोष लगाते हैं और ये सब दोष लगा के लोगों को बहका के कहीं और जाने को बोलते हैं या किसी और सिस्टम को ज्वाइन करने को बोलते हैं। तो सर उसका रिजल्ट क्या होता है, वो 3-4 अंधे भक्तों को, क्योंकि हम ही लोगों ने कहा होता है कि अपलाइन को भगवान मानो सर, वो उन्हीं बेचारे बच्चों को सर बहका बहका के कहीं और ले जाते हैं और फिर वो खुद बर्बाद, क्योंकि अगर उनको सफल होना होता तो वो यहाँ भी सफल हो जाते हैं क्योंकि सफलता के जो नियम हर जगह पे सेम ही होते हैं। तो सर लेकिन जब वहां पे भी वो फेल हो जाते हैं तो वो बेचारे नीचे जिनके सच में
सपने होते देखो हैं। देखो मैं आपकी बात को कट शॉर्ट कर देता हूँ शिवानी। जी सर। कि देखो, ना तो कोई भगवान है, ना कोई चेला है यहाँ पर, और ना कोई भक्त है यहाँ पर, ठीक। तो मुझे लगता है कि वेस्टेज के बिजनेस को जितने भी लोग यहाँ पर कर रहे हैं, अब मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, उसमें मैक्सिमम लोग मुझे देख के ही कर रहे होंगे, शायद ऐसा मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मैक्सिमम लोग मुझे देख के कर रहे होंगे कि सोनू सर है तो कर लेते हैं टाइप, ठीक। तो जब तक सोनू सर ना छोड़े तो किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है ना। यस सर। अब नीचे का कोई छोट भैया नेता, कोई छपरी टाइप आदमी कहीं दाएं बाएं चला जाए और वो उसी को अपना सबसे बड़ा आइडल मानता हो, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। क्योंकि मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहता, जितने भी यहाँ से कुछ छपरी टाइप लीडर गए हैं सो कॉल्ड, उनकी हालत क्या है संदीप को पता है, मुझे पता है, आप में से बहुत लोगों को पता है। आज सवेरे ही मैंने संदीप को एक कॉल किया था, बात हुई है मेरी संदीप से, और मैंने जोगिंदर शर्मा जी से भी बात करी थी सवेरे। और जोगिंदर शर्मा जी भी हंस रहे हैं, क्योंकि वो समझ गए हैं कि मैं किस शानदार इंसान के बारे में बात कर रहा हूँ, जो बड़े ढोल नगाड़े बजा के यहाँ से गए थे। जमीन खोद देंगे और गोभी खोद देंगे और आसमान पे लिख देंगे क्रांति, है ना। तो कहानी ऐसी होती है, देखो। इस बात को समझने की कोशिश करो कि बीज अकेले की औकात नहीं होती, बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं एक पेड़ बनने के लिए। मिट्टी चाहिए होती है, खाद चाहिए होती है, वातावरण चाहिए होता है ना, माली चाहिए होता है, बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं करने के लिए। मैं अभी एक पॉडकास्ट में गया, मैं सुबह शायद संदीप से शेयर कर रहा था। मैं एक अभी 3-4 दिन पहले एक पॉडकास्ट में गया, किसी ने मुझे बुलाया हुआ था, किसी यूट्यूबर ने। बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे, तो बहुत टाइम से बोल रहे थे, समय नहीं लग रहा था, तो फाइनली मैं चला गया। एयरपोर्ट से आ रहा था तो मैंने कहा चला जाता हूँ। तो उन्होंने मुझसे बहुत सारी चीज़ें पूछी कि आप अपने बारे में कोई अच्छी बात बताइए, ये बताइए, वो बताइए। तो मैंने उनको बोला कि मेरे ज़िंदगी में अगर मुझसे कोई एक बात कोई सीखना चाहता हो, जो मैं अपने आप को बार बार दोहराता हूँ, और वो यही है कि मुझे अपने बारे में कोई गलत फहमी नहीं है। मुझे अपने बारे में कोई गलत फहमी नहीं है। और मैं जितना भगवान ने मुझे दिया है, मुझे लगता है आज भी कि मेरी औकात शायद उससे 100वां भाग पाने की भी नहीं है। ना मेरी हैसियत है, ना मेरे में काबिलियत है, ना मेरे में नॉलेज है, ना मेरे में एनर्जी है, ना मेरे में टैलेंट है। ऐसा मुझे 100 गुना ज़्यादा दिया है ईश्वर ने। तो मुझे कोई गलत फहमी ही नहीं है। जब मैं ऐसा सोचता हूँ ना कि मुझे आते तो 1 लाख रुपए हैं फॉर एग्जाम्पल, और मेरी औकात 1,000 रुपए की है, तो मैं कभी भी जिंदगी में कोई गलत डिसीजन नहीं लेता। होता उल्टा है। जब बाजार में लोग परेशान क्यों होते हैं कि उनको आते तो 1,000 है, लगता है उनको औकात 1 लाख की है। यहाँ से मामला गड़बड़ होना शुरू हो जाता है ना। वो आप लोग ही व्हाट्सएप पे चलाते रहते हो ना कि घोड़ा पालो, गधा पालो, कुत्ता पालो, लेकिन क्या बोलते हैं, क्या मत पालो, गलत फहमी मत। गलत गलत फहमी। फहमी। तो मुझे कोई गलत फहमी नहीं है मेरे बारे में, ठीक। और मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो मैंने आज तक कभी किसी को नहीं सुनाई। सुनना चाहोगे आप सब लोग? यस बिल्कुल सर। फ्रेश कहानी है, पहली बार सुना रहा हूँ आज। पहली बार, आज तक नहीं, पूरी दुनिया में किसी ने नहीं सुनी। और वो कहानी ये है कि एक गधा था और उसके ऊपर किसी ने मंदिर रख दिया। पहली बार, बिल्कुल नई कहानी है, बिल्कुल नहीं, पहली बार सुना रहा हूं मैं, लेकिन पहली बार मेरे मुंह से निकल रही है आज 9:50 पे। पहली कहानी, कभी जिंदगी में नहीं सुनाई मैंने ये कहानी। है तो गधा था, उसके ऊपर किसी ने मंदिर रख दिया पीठ पे। गधा था खाली, बेरोजगार। तो जिसका मंदिर था वो भी बेरोजगार था। उसने गधे को बोला चल भाई, दोनों कुछ कमा लेंगे कुछ पैसा। तो गधे ने बोला कैसे कमाएंगे, मैं तो ढिचू ढिचू करता हूँ। तो उसने बोला मैं तेरे ऊपर भगवान का मंदिर रख दूंगा, तो चलेंगे मांगेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो भगवान का मंदिर रख दिया, उस पर घंटी लगा दी। तो एक घर के सामने गए तो गधा हिला तो घंटी बजी। लोग बाहर आए, देखा गधा, बड़ा गुस्सा है गधा घर के आगे। फिर देखा होगे ऊपर मंदिर है यार। तो लोगों ने प्रणाम किया, कुछ रुपया 2 रुपया डाल दिया। तो उस मालिक को लगा ये तो बहुत बढ़िया है यार, ये तो कमाल हो गया यार। गधे की पीठ, मंदिर, मेरी मेहनत काम कर रही है। अगले घर गए तो फिर गधा हिला, मंदिर ऊपर था तो घंटी बजी। है तो फिर कोई बाहर आया, देखा तो गधा बहुत गुस्से में, गधा का मेरे घर के आगे सुबह सुबह, फिर देखा मंदिर है ऊपर, ना ना। तो फिर 1 रुपया 2 रुपया डाल दिया। नई कहानी है, पहली बार सुना रहा हूँ, आपको पता भी नहीं होगा आगे क्या होने वाला है। ये बिल्कुल नई ताजा कहानी है, ताजा।
बिल्कुल अभी बनाई है मैंने, हैं? तो ऐसा ऐसा चलता रहा है। तो दोनों के दिन अच्छे हो गए, बड़े पैसे मिले, गधा जहां जाए वहां कोई माथा टेक दे, 5 रुपया 10 रुपया। अब हुआ क्या, जब बार बार गधा आने लग गया तो पैसे बढ़ने लग गए, 2 के 5 रुपए हो गए, 5 के 7 रुपए हो गए, तो गधे से वो गधा जी हो गए हैं। फिर कुछ दिनों के बाद वो गधा सर भी हो गए। तो अब कुछ दिनों के बाद तो जो लोग आते बाहर, वो मंदिर में तो माथा टेकते टेकते गधे के भी पैरों पे हाथ लगाने लग गए कि ये तो कोई बहुत पहुंचे हुए गधे होंगे, तो ही इनके ऊपर मंदिर है। तो जब कुछ दिन ऐसे चला तो गधे को ऐसा लगा कि ये जो मालिक है ना, ये तो फोकट में कमाता है, मंदिर मेरी पीठ पे रखा है, भागता मैं हूं, मेहनत मैं करता हूं। तो गधा एक दिन सवेरे बिना मंदिर लिए ही निकल गया घर से, कह रहा अब तो मैं अकेला ही खा लूंगा है। तो जब वो पहले घर में गया तो वही से उसकी आदत थी ढेंचू ढेंचू करने की, उसने ढेंचू ढेंचू किया। आदमी ने बाहर देखा, गधा साला लठ लिए और खूब मारे उसके, हैं। गधे को समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। फिर जब तक उसको समझ में आया कि मंदिर की वजह से पैसा मिल रहा था, तब तक उसकी बहुत पिटाई हो चुकी थी। ये कहानी बिल्कुल नहीं है, मैंने पहले कभी नहीं सुनाई, ये जिंदगी में पहली बार आज सुना रहा हूं मैं तुम लोगों को। हाँ, तो इस कहानी को याद रखना, जिंदगी में हमेशा काम आएगी। तो मैं अपने आप को वो गधा मानता हूं कि मुझे पता है कि मेरे को जो पैसा आ रहा है वो ऊपर मंदिर जो रखा है ना ईश्वर ने, उसकी वजह से आ रहा है। मुझे कोई गलत फहमी नहीं है, और मुझे गधा बन के जिंदगी बिताने में कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सवाल का ये जवाब मैंने सबको कहानी पहली बार सुनाई है आप लोगों को, आज तक कभी? बिल्कुल नहीं है सर, हर बार सुनो नहीं लगती है, क्योंकि हर बार कोई ना कोई गधा ऐसा कर चुका होता है। फ्रेश कहानी है, बिल्कुल नई, कभी नहीं सुनाई मैंने। जी सर। कहानी वही रहती है, गधा बदल जाता है हर बार। गधा बदल जाता है। सही पकड़े हैं वीरेंद्र सर। देखो, यही संसार है। देखो, तजुर्बा किसको बोलते हैं? इसी को तो बोलते हैं ना, जब आपको 20 साल हो जाएंगे। मैं क्यों कहता हूं कि मुझे 20 साल हो गए, मैंने बहुत कुछ देख लिया है। जब आपको 5 साल 7 साल 8 साल हो जाएंगे तो आप यही बोलेंगे ना। वीरेंद्र क्या बोलेगा 15 साल के बाद? अरे भाई, मैंने 15 साल में देख लिया है, एक जगह टिक के काम करो तभी काम होता है। उछल कूद, जहां भी जाओगे मेहनत करनी पड़ेगी ना यार। कोई आपके बाप की फैक्ट्री तो लगी नहीं हुई, कोई आपको सैल्यूट मारेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यू हैव टू वर्क हार्ड। और डायरेक्ट सेलिंग कोई आसान काम तो है ही नहीं ना, कीचड़ में कमल खिलाने जैसा काम है। मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट लगाने पड़ेंगे, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा, रोज प्रेजेंटेशन दिखानी पड़ेंगी, लोगों की रिजेक्शन फेस करनी पड़ेंगी। जहां भी जाओगे यही करना पड़ेगा। 3 दिन हनीमून पीरियड होगा, आखिरी में फिर यही करना है। तो जब आखिरी में करना ही यही है तो इसको नियति बनाओ। और अगर ये मेहनत नहीं कर सकते तो बेटर है इंडस्ट्री छोड़ दो। अगर आपको लगता है कि यार ये मेहनत मुझसे नहीं होगी, या ये मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं तो किसी के पास जा नहीं सकता, मैं तो किसी को प्लान दिखा नहीं सकता, मेरे पास तो लिस्ट नहीं है, तो बेटर है फिर आप कोई और काम देखें। अपना टाइम एनर्जी एफर्ट वेस्ट ना करें। और ये बहुत आसान काम है यार, नौकरी आसान होती है क्या? सुबह आदमी 7 8 बजे निकलता है, शाम को 10 बजे आता है, वहां भी रिजेक्शन होती है, वहां भी डांट सुननी पड़ती होगी यार। वहां कौन सा तुम्हारा कोई मोतियों के हार पहना के स्वागत करता है, माथे पे तिलक लगाता है, सर पे पगड़ी पहनाता है? वहां पे थोड़ी ना कुछ हो ऐसा होता है। रोज घुट घुट के जीना ही होता होगा 99.9%। मैं तो कॉर्पोरेट्स में काम करता हूं तो मैं तो देखता हूं बहुत जगह, मेरे कुछ दोस्त हैं जो कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स इतनी गंदी होती है आप सोच भी नहीं सकते। 90% को बीपी की प्रॉब्लम है, 90% को शुगर का प्रॉब्लम है। साला घर की जिंदगी नहीं बची, घर में आकर भी साला काम चलता रहता है। एक को गाली देते हैं, दूसरे को देते हैं, तीसरे को देते हैं। 90% जगह बता रहा हूं मैं आपको। अच्छी भी ऑर्गेनाइजेशन होंगी, ऐसा नहीं कि नहीं होंगी, लेकिन मैं ओवरऑल बता रहा हूं। तो आसान तो कुछ भी नहीं है ना। यू हैव टू वर्क हार्ड, वेरी हार्ड। और अच्छा, और मेहनत करना कोई बुरी बात थोड़ी ना है। कि मैं आपको मेहनत करने के लिए बोल रहा हूँ, ये तो अच्छी चीज है ना, एक बार आपको मेहनत की आदत पड़ जाए। अब मिस्टर बच्चन है, 82 83 साल उनका उम्र हो गया है यार, और मुझे आज भी लगता है कि हम सबसे ज्यादा मेहनत करते होंगे शायद। 82 साल की उम्र में आदमी जिसके पास इतनी वेल्थ हो, आज भी मुझे लगता है कि शायद जितने लोग इस वीडियो को सुन रहे होंगे यूट्यूब पे, मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूं
वो हम सबसे ज्यादा मेहनत करते होंगे, पैसे के लिए नहीं। वर्कहोलिक हो जाता है आदमी एक स्टेज के बाद, वो बिना काम किए रह ही नहीं सकता। तो मैं तो चाहता हूं कि मैं यूथ को वर्कहोलिक बनाऊं, वो मेहनत करने की आदत पड़ जाए उनको। एक बार उनको मेहनत करने की आदत पड़ गई ना संदीप, तो जिंदगी भर वो मेहनत करेंगे, फिर उनकी लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आएगा उनको। लेकिन एक बार टोपी घुमाने की आदत पड़ गई तो जिंदगी भर टोपियां घुमाएंगे। एक कंपनी में जाएंगे, फिर वहां से कुछ पैसा लेंगे, फिर दूसरी कंपनी में जाएंगे, फिर वहां से बोली लगवाएंगे कि हमें खरीद लो, हमें खरीद लो, हमें खरीद लो। और कितनी बेइज्जती होती है कि सामने वाला बोले मैं नहीं खरीदूंगा तुम्हें, है ना। अभी रिसेंट हुआ एक उदाहरण, मैं तो देना नहीं चाहता यहाँ पे नाम, कि एक व्यक्ति गया अपनी बोली लगवाने वहां पर कि भैया मुझे खरीद लो। उसने बोला नहीं, हम तुम्हें नहीं खरीदेंगे, क्योंकि तुम्हारे कारतूस में दम नहीं है, चल चुका है सब। खैर, इस पे नहीं जाते। तो मुझे कोई गलत फहमी नहीं होती शिवानी कभी भी। मैं, भगवान मुझे इस गलत फहमी नाम शब्द से बचाए कि मैं कभी ये सोचूं कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है ये मेरी वजह से हो रहा है। मैं ऊपर ही देखता हूँ, भगवान की तरफ देखता हूँ कि भाई तूने ही किया है, मेरे अल्ले पल्ले कुछ नहीं है। ना मुझे कुछ आता, ना मुझे कुछ जाता। मेरे लोग मुझे क्यों सुन रहे हैं? तेरी वजह से सुनते हैं, तेरा आशीर्वाद है इसलिए होता है। जिस दिन तूने हाथ हटा लिया, नजर हटा ली, मैं खत्म हो जाऊंगा। जी तो सर। सबके ऊपर कोई होता है एक, तो मेरे ऊपर कोई है, मुझे कोई गलतफहमी नहीं। जिसको लगता है कि मेरे ऊपर कोई नहीं है, जो कुछ हो रहा है मुझसे ही हो रहा है, उसका पता ना आज भी निश्चित है, कल भी निश्चित है। और नहीं तो यही, अब की आप लोगों की तो बड़ी उम्र है यार, 10 साल 15 साल और रुक जाओ, देख लेना, ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। मेरे पास तो पूरा ग्रंथ लिखा हुआ है। मेहनत करो, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। एलओबी कन्वेंशन हमारा बहुत बड़ा अस्त्र है। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगा मेरे दोस्त, कि ट्रेनिंग अटेंड करना किसी भी बिजनेस को सीखने का सबसे अच्छा तरीका है यार। क्योंकि वहां आपको 3 दिन सिखाया जाएगा, और वहां पर कोई मोटिवेशन नहीं होता। मोटिवेशन आधा घंटा 1 घंटा होता है, 3 दिन मोटिवेशन नहीं होता, 3 दिन एजुकेशन होती है। मोटिवेशन हम कोई शेरो शायरी नहीं करेंगे, हम कोई पैर जमीन पे पटक पटक के बात नहीं करेंगे। हम वहाँ 3 दिन आपको एजुकेट करेंगे, वहाँ हमको सिखाएंगे कि बिजनेस कैसे किए जाते हैं। क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, इस इंडस्ट्री को लेकर आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे। आपको अगले साल 2 साल का रोड मैप बता के देंगे कि कैसे जिंदगी आगे चल सकती है आपकी। और आप वहाँ पर नोट्स बनाते हैं लोग, वहाँ 3 दिन बैठ के मैं देखता हूँ कि लोग डायरी भरते हैं, नोट्स बनाते हैं। तो आपको मोटिवेशन नहीं हो रहा, वहाँ 3 दिन बैठ के लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग के पीछे का कहानी समझ रहे हैं कि कैसे प्रोडक्ट बनता है, कैसे ये सिस्टम काम करते हैं, और कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सही तरीके से कर रहा है, कौन गलत तरीके से कर रहा है। वहां पर बिठा के सिखाया जाएगा। और उसके बाद जब आप बाहर निकलते हैं 3 दिन वो सेशन अटेंड करने के बाद, तो आपको क्लैरिटी हो जाती है कि हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं, और हम किस दिशा में अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। 140 150 करोड़ लोगों का देश है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट करती है, नहीं प्रमोट करती तो रेगुलेशन नहीं लेके आती है। रेगुलेशन वो इसीलिए लेके आई, भारत सरकार जब कोई ऑर्डिनेंस जारी करती है, जब रेगुलेशन बनाती है, तो उसको उसकी ताकत पता है इंडस्ट्री की, है ना। उसको ताकत, नीति आयोग कितनी बार डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर चुका है। कोई नीति आयोग खाली तो बैठा नहीं है जो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बात कर रहा है ना। केपीएमजी इतना बड़ा ऑडिट कंपनी है, दुनिया की टॉप 4 ऑडिट कंपनी में से एक है। ये मजाक थोड़ी ना है। ये कोई मैं थोड़ी ना ऑडिट करके दे रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग अच्छी है, केपीएमजी ऑडिट करके देता है। केपीएमजी बोलता है 2025 में 70-80 हजार करोड़ का बिजनेस करने वाली इंडस्ट्री है। अब आप केपीएमजी से भी बड़े यूट्यूबर हैं तो अलग बात है, केपीएमजी से ज्यादा समझ आपको है तो मैं आपको सैल्यूट करता हूं भाई साहब। भगवान आपको बहुत तरक्की दे, ऐसे ही आगे बढ़े। केपीएमजी बोलता है डायरेक्ट सेलिंग 70,000 सीआर का बिजनेस करती है 2025 के अंदर, राइट। तो इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। हाँ ठीक है, अच्छा बुरा हर जगह होता है, कहाँ नहीं होता है। ठीक। आपके परिवार में भी कुछ आपके पसंद के लोग होते हैं, हो सकता है कुछ ना पसंद के लोग हों, परिवार थोड़ी ना खराब हो जाता है। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कुछ खराब इंजीनियर होते हैं, पुल गिर जाते हैं, न्यूज आती है पुल गिर गया जी, क्यों? इंजीनियर खराब था। तो इंजीनियर इंस्टीट्यूट बंद कर देने चाहिए फिर? नहीं ना।
आप आइडेंटिफाई करते हैं ये ठीक है, ये गलत है। तो बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। मैं आप सब लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग एलओबी कन्वेंशन का हिस्सा बने। 16, 17 और 18 जनवरी हम लोग हैं जिम कॉर्बेट पार्क में, साल का पहला महीना होगा और ये बहुत बड़ा इवेंट हम लोग करने जा रहे हैं और बहुत इकोनॉमिकल इवेंट है। पहली बात तो जो क्वालिफाई करके आ रहा है, अपने लेफ्ट राइट में एक एक को क्वालिफाई करा रहा है, उसके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, उसको कोई पैसा भी नहीं देना वहां पर आने का। आपके लेफ्ट में अगर एक क्वालिफाई करता है, राइट में एक क्वालिफाई करता है, तो आप एब्सोल्युटली फ्री आ सकते हैं। ठीक। अगर आप नॉर्मली क्वालिफाई करते हैं तो बहुत नॉमिनल सा कॉस्ट है यार, कोई 4700 4800 रुपये का, इतने रुपए का कॉस्ट है, जिसमें आपका 3 दिन का स्टे और 3 दिन का फूड इंक्लूड है। व्हाट एल्स यू वांट। 2,500 3,000 से नीचे तो आजकल 2,000 2,500 से नीचे तो रूम नहीं मिलता खाली। खाना तो बहुत दूर की बात है, अगर आप रुकते हैं तो 2,000 2,500 का कमरा ही कमरा है। तो हम आपको, ये कोई पैसा कमाने का इवेंट नहीं ये कोई पैसा कमाने का इवेंट नहीं है। ठीक। आपसे 2 दिन की अगर कोई 4,500 4700 रुपये चार्ज कर रहा है, जिसमें आपका 3 दिन का स्टे है, आपके 9 मील्स शामिल हैं इसके अंदर, कमाने के लिए नहीं है ना। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है एक तरीके से। आप आइए, इसको क्वालिफाई करके आइए और मज़ा आएगा आपको, आपको सीखेंगे। और सबसे अच्छी बात तो है, खाली सीखेंगे नहीं, वहाँ पर एक फैमिली गेट टुगेदर होता है। सुबह सुबह क्रिकेट भी खेलेंगे। एक टीम के कोच दीपांशु हैं और हमारे दूसरी टीम के कोच विवेक ही रहेंगे। हम अपने कप्तान नहीं बदलेंगे, सॉरी कोच कह रहा हूँ मैं, कप्तान। और इनकी कप्तानी में हम खेलेंगे और 5 मैच की सीरीज खेलेंगे और 3-2 से हम उसका फैसला करेंगे। और जो हारेगा, अब तो सर्दी है, स्विमिंग पूल में जाना पड़ेगा उसको, उसके कप्तान को। इस बार हम एक नया सीन बनाएंगे, पूरी टीम को डालेंगे पानी में पिछली बार तो खाली विवेक को डाला, इस बार पूरी टीम को डालेंगे। मजा आएगा, एक अच्छा गेट टुगेदर होता है। रात को हमने पार्टी करी पिछली बार, बड़ा अच्छा लगा। हमने दीपावली मनाई वहां पर, गाने गाए हमने वहां पर, पटाखे फोड़े और लाइट साउंड प्रोग्राम था, बहुत अच्छा था। तो कुल मिला के एक फैमिली गेट टुगेदर होता है, खाली लर्निंग नहीं होती वहां पर। आप मिलते हैं, लीडर्स को सुनते हैं, लोगों के एक्सपीरियंसेस जानते हैं कि कौन सा आदमी नौकरी छोड़कर आया है, कौन सा आदमी क्या कहते हैं कॉलेज से निकल कर आया है इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। आइए, आप सब लोग आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। और मैं खुद वहाँ रहूँगा 3 दिन, 16, 17 और 18 जनवरी को कॉर्बेट के अंदर। सारी तैयारियां हम लोगों ने ऑलरेडी शुरू कर दी हैं आपके आने के लिए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। और ये जो 3 डायरेक्ट वाला ऑफर है, ये उसके लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है आपके लिए। अगर आपकी टीम में कोई क्वालिफाई करना चाहता है और आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो बहुत आसान है। 900 पीवी तो कुछ होता ही नहीं है। 900 पीवी तो बहुत मजाक है अगर आप करना चाहें तो। अगर आप अपने 3 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर कर देते हैं और सब लोग 2-2 लोगों को भी स्पॉन्सर कर देते हैं, तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं। कितना आसान है। आपने सिर्फ 9 लोगों की टीम खड़ी करनी है जो 100 पीवी की बिलिंग करे। ओनली 9 लोग, सिर्फ 9 लोग जो 100 पीवी की बिलिंग करें, आप क्वालिफाई हो जाते हैं एक तरीके से। बहुत आसान है, ये तो बहुत ही आसान है। तो आप सब लोग आएं और मैं सारे लीडर्स को बोलता हूँ कि सब लोगों को लेकर आएं। किसी का और भी कोई सवाल हो तो मैं यहीं पर हूँ आज, और मैं और डिस्कस करने का तैयार हूँ। ग्रेट मॉर्निंग सर। हाँ। क्वेश्चन सर सीरियस है। एक्चुअली क्या है सर, आप बहुत अच्छा बोलते हैं कि भाई कि आपका डिसीजन सिर्फ आपका डिसीजन नहीं होता, आपके साथ में बहुत सारे लोग कनेक्टेड होते हैं और उन पे भी इम्पेक्ट करता है आपका डिसीजन। तो सर जो लोग डिसीजन ले लेते हैं वो तो चलो होते ही हैं कि चलो वो तो 4 जगह जाकर कहीं ना कहीं अपनी रोटी सेक लेंगे। लेकिन सर जो लोग उनके साथ में चले जाते हैं, 100 200 500 लोग, सर उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मतलब वो कैसे, मतलब विश्वास कर सकें या किस तरीके से वो अपने आप को यार देखो, दोबारा मैंने से डिसीजन ले सकें? मैंने यही जो शिवानी को कहा वही दोबारा से दोहरा देता हूँ। ऑलरेडी मैं इसका आंसर दे चुका हूँ करण। उसका आंसर ये है यार कि आप किसी के साथ जा रहे हैं तो ये देखिए कि जिसके साथ जा रहे हैं वो जिसके कहने पे आया था वो जा रहा है कि नहीं, और उससे ऊपर वो जा रहा है कि नहीं, उससे ऊपर वो जा रहा है कि नहीं। जब मैं ही नहीं जा रहा, जब मैं ही नहीं जा रहा और मैं ये अनाउंस कर चुका हूं कि जिंदगी का मेरा अगर कोई आखिरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है तो वो वेस्टीज है। मैं अपने जिंदगी के अंदर डायरेक्ट सेलिंग कभी नहीं करूंगा। वेस्टीज मेरा आखिरी वेंचर है। इसलिए नहीं करूंगा कि मैं, अब मेरा कोई ऐसा है कि नहीं यार अब लोग क्या बोलेंगे, कि भाई सोनू जी ने कंपनी छोड़ दिया टाइप, इसलिए इसलिए ये डिसीजन नहीं ले रहा मैं। अरे लोगों ने क्या बोलना है, 5 दिन 10 दिन बोलते हैं लोग, चुप हो जाते हैं।
ठीक, उसकी बात नहीं है। लेकिन मुझे जेनुअनली ये बात पता है कि जब मैंने वेस्टेज को चुना 4.25 साल पहले, तो मैंने अपने 6-8 महीने की रिसर्च कर ली। वेस्टेज को ज्वाइन करने का डिसीजन मैंने कोई एक दिन में नहीं लिया, एक रात में नहीं लिया। कोई रात को मेरे को सपना नहीं आया था वाली साहब सपने में आओगे कि सोनू चल भाई चलें यार वेस्टेज करते हैं, नहीं। मैं इतना मंदबुद्धि इंसान नहीं हूँ। मैं अपने 20-22 लाख रुपए के चेक को छोड़कर जब आया तो मैंने पूरा अपना स्टडी किया, अकाउंट्स टर्म पे स्टडी किया, फाइनेंशियल टर्म पे स्टडी किया, इंफ्रास्ट्रक्चर के जहन पे स्टडी किया, बिजनेस प्लान। मैं बार बार बोलता हूँ मुझे समझ नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आता। मेरे को बहुत समझ में आता है भाई, ऐसा नहीं कि मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं सबको समझाता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता। ठीक, तो मैंने सबसे समझा, अच्छे से बात समझी कि ये बिजनेस प्लान क्यों चलेगा। मुझे याद है कि 10,000 पीवी के अंदर आदमी ब्रॉन्ज डायरेक्टर होता था और 7500 के अंदर होता था जब वो फास्ट स्टार डायरेक्टर जाता था। ये जो चीज़ थी ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ थी। मुझे पता था कि ये यूएसपी है इस बिजनेस का, और जो परफॉर्मेंस बोनस है ना, वो इस बिजनेस का यूएसपी है, और जो एलओबी है वो इस बिजनेस का स्टार प्रोडक्ट है, मतलब स्टार बिजनेस है एक तरीके से। तो ये 3-4 चीज़ें जब मैंने अपने डायरेक्ट सेलिंग के नॉलेज एक्सपीरियंस से परखी, तो मुझे ये बात मालूम चल गया कि ये जो कंपनी है ना, ये आपको सब कुछ प्रोवाइड करती है, मेहनत आपको करनी है बस। मेहनत का पार्ट अगर आप करते रहे ना, तो आपको कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है कहीं और मुझे ये बात पता थी करण कि मैं मेहनत कर सकता हूँ। मेरे को पुरानी कंपनी में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था वहां पर। दिल्ली के अलावा 15 साल में कंपनी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं किया था। वो सबको पता है, मैं कोई ऐसा झूठ तो बोल नहीं रहा। दिल्ली के बाहर कोई ऑफिस नहीं था 15 साल में कंपनी का, कोई सिस्टम नहीं था कंपनी का। ले दे के वो प्रोडक्ट थे जिनकी जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो एक स्टेज तक चलता है, एक स्टेज के बाद आपको चेंज की जरूरत है। अगर आप चेंज नहीं करते तो आप खत्म हो जाते हैं। तो मेरे पास स्विच ओवर करने का एक ऑथेंटिक और जेन्युइन रीजन था, पैसा रीजन नहीं था। आज लोग स्विच ओवर करते हैं, उनका रीजन पैसा है। माई रीजन बिल्कुल। वॉज नॉट मनी, माई रीजन वॉज फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। और मुझे ये बात पता है कि वेस्टेज आज 7 कंट्री में बिजनेस कर रही है, अगले 5 साल 10 साल के अंदर ये 20 कंट्रीज हो जाएंगी। ये तो आपके ऊपर है ना कि आप उसके अंदर कितना कुछ कर सकते हैं। ठीक, कंपनी तो आपको दौड़ने के लिए पूरा मैदान दे रही है, खुला आसमान दे रही है उड़ने के लिए। आप उड़िए, जहां तक उड़ सकते हैं उड़िए। उड़ना तो आप ही को पड़ेगा ना। देखो, टीचर 40 मिनट पढ़ा के यही बोलेगी कि घर जाके प्रैक्टिस कर लेना बेटा। अब घर जाके तो टीचर नहीं आएगी ना, वो तो घर जाके तो उस बच्चे को ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और वेस्टेज में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। आप देखो ना, वो जिस आदमी ने कंपनी खोली थी वो विनफिनित बोलकर, वो आज वापस आ गया यार अपनी कंपनी 2 साल चलाने के बाद। ये आपको क्या अभी भी समझ में नहीं आ रहा? ये वो लोग हैं जो जहर खाने के बाद इनको विश्वास हो रहा है कि जहर में आदमी मर जाता है। और मैं तो तब से चीख चीख के बोल रहा हूँ भाई मत खाओ, तुम मत खाओ। उनको देख लो जिन्होंने खाया है। लेकिन ये लोग थे जो कहते नहीं हम तो खा के देखेंगे सोनू जी, हम तो जिंदगी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे मैंने कहा भैया जहां तुम सोच रहे हो वहां मैं सोच के घूम के वापस आ गया हूँ। इन्होंने बहुत सारे लोगों को खिला दिया सर, एक्चुअली जहर ना, प्रॉब्लम तो वो है। नहीं नहीं, देखो जोगिंदर जी, आपने तो नहीं खाया ना, संदीप ने भी नहीं खाया, हाँ। नहीं खाया हाँ। ना। तो अब आपकी समझ के ऊपर भी तो है ना कि आप किसके हाथ से वही। लॉन्च देते हैं। मैं इसीलिए तो बोलता हूँ कि आप किसकी सुनते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके साथ जो आपका अपलाइन गया कुछ दिन पहले, आप तो नहीं गए ना। अब आप सोच के देखो, आप गए होते तो आपका क्या होता। खाली सोचो 2 मिनट के लिए। और संदीप भी सोचे 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए आज सोचो। अभी तक तो नहीं सोचा था, आज सोचो कि अगर आप दोनों गए होते तो अभी क्या कर रहे होते, सोचो। अभी आप नेगेटिव नहीं होते, होते तो अभी भी पॉजिटिव ही। अब आप सोच रहे होते कि अब ऐसा करेंगे कि जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन आज न्यूट्रल बैठ के सोचो तो आपको ये लगेगा कि आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन वेस्टेज ज्वाइन करना नहीं था। आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन था कि वेस्टेज छोड़ के नहीं जाए। सही बात है। ज्वाइन तो मेरी वजह से कर लिया आपने, मान लेता हूं, लेकिन नहीं छोड़ा, ये आपका डिसीजन था। तो आपकी समझ की दाद देता हूं मैं। ये समझ हर किसी में नहीं होती जोगिंदर, जिनमें होती है वो कमाते हैं। और हम तो समझा ही रहे हैं ना सबको, आज भी समझा रहे हैं। अब 3,000 लोग मुझे सुन रहे हैं तो समझ तो रहे होंगे सब। उनको एक बात समझ में आ गई होगी कि वेस्टेज करेंगे अगले 3 साल 5 साल तो लाइफ चेंज हो जाएगा। लोग घूम घूम के वापस यहीं आएंगे, कहाँ जाना है उसने। 3,000 के अलावा भी बहुत 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 सुनेंगे सर।
लेकिन वापस आने के बाद वो मान सम्मान नहीं होता। सही बात। आप वेलकम बोल दें, सब कर दें, ठीक है, लेकिन वो इज्जत, वो मान, वो सम्मान उस नज़र से नहीं देखा जाता फिर आदमी। मैं तो ओपनली बोल रहा हूँ, मुझे कोई शर्म ना डर है किसी का। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ, जो चला गया वो आए ही नहीं, हाथ जोड़ के विनती है, ना आए।